हेलो दोस्तों, कल हमने पार्ट 1 प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था और उसमें परावर्तन संबंधित नियम पढ़ लिए थे। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और पार्ट 2 में हम लोग दर्पण से पढ़ेंगे। तो समझते हैं दर्पण किसे कहते हैं। पहला आपको पढ़ना है दर्पण। तो दर्पण किसे कहते हैं, यदि मान लीजिए कोई कांच का टुकड़ा इस प्रकार से इसके एक तल पर हम पालिश कर दें और दूसरे तल को चमकदार बना दें तो ये हो जाता है दर्पण। यानी एक तल पर हम कलई कर दें और एक तल को चमकदार बना के उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण। तो इस पर पालिश किस चीज़ का होता है, देखिए इस पर जो पालिश होता है वो चांदी अथवा पारे का पालिश किया जाता है। चांदी अथवा पारे का पालिश करके इस पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं और दूसरे तल को चमकदार बना देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो दर्पण की परिभाषा लिख सकते हैं आप, ये दर्पण एक प्रकार का, और ये दर्पण कहलाता है समतल दर्पण। दूसरा दर्पण होता है गोली दर्पण। ठीक, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। ये है अवतल दर्पण आपका, अवतल दर्पण, और ये है आपका उत्तल दर्पण। तो ये है आपका समतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। देखिए दर्पण तीनों है, तीनों में एक भाग में काली पालिश किया गया है, दूसरा भाग परावर्तक तल है, ये कहलाता है दर्पण। तो दर्पण किसे कहते हैं, तो ये भी कांच का टुकड़ा, ये भी तो कह सकते हैं। यदि किसी कांच के टुकड़े के एक सतह पर चांदी अथवा पारे का पालिश करके उस पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दें और दूसरे सतह को परावर्तक तल बना दें, उसे दर्पण कहते हैं। तो लिख लेते हैं हम लोग। तो दर्पण किसे कहते हैं, यदि किसी कांच के टुकड़े के एक सतह पर हम पालिश कर दें और दूसरे सतह को चमकदार बना दें, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोली दर्पण। दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। ठीक है, इसमें पहला जो होता है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, यदि हम समतल कांच के टुकड़े के एक सतह पर पालिश कर देते हैं और दूसरे सतह को चमकदार बनाते हैं तो ये समतल दर्पण होता है। देखिए ये समतल दर्पण है, तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, यदि किसी समतल कांच के प्लेट के एक सतह पर हम पालिश कर दें और दूसरे सतह को चमकदार बना दें, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण। तो गोली दर्पण किसे कहते हैं, देखिए मान लीजिए कोई कांच का खोखला गोला है, अब इसको काट दिया जाए तो ये इस प्रकार से, एक इधर से काटेंगे एक इधर से काटेंगे, तो इसमें दो भाग होते हैं। देखिए इस भाग को बोलते हैं उभरा तल, इसको बोलते हैं दबा तल, और इसको बोलते हैं दबा तल, इसको बोलते हैं उभरा तल। मान लीजिए अगर हम इसमें दबे तल पर पालिश कर देते हैं तो उभरा तल परावर्तक तल बन जाता है। तो ऐसा दर्पण जो गोली दर्पण होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और अगर हम गोली दर्पण के दबे उभरे तल पर अगर पालिश कर देते हैं तो दबा तल हमारा चमकदार बनता है, परावर्तक तल में, तो ऐसे दर्पण को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। तो देखिए इन सबको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक कांच के खोखले गोले को काटना पड़ा। तो गोली दर्पण जो होता है किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक सतह पर हम पालिश करते हैं। और पालिश किस चीज़ का होता है, बताए थे हम पिछले वीडियो में, पिछले इमेज पे जो समतल दर्पण परिभाषा बताए थे उसमें बताएंगे। तो इसमें किस चीज़ का पालिश होता है, चांदी अथवा पारे का पालिश करके इस पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगाते हैं और दूसरे सतह को हम लोग चमकदार बना देते हैं, जिसे हम दर्पण कहते हैं। तो इसमें जो है, इसमें देखिए कि उत्तल दर्पण बनाने के लिए हमें दबे तल पर पालिश किया गया है और उभरे तल को परावर्तक तल बनाया गया है, और अवतल दर्पण बनाने के लिए हम उभरे तल पर पालिश किए और दबे तल को परावर्तक तल बनाए। दोनों ही क्या है, गोली दर्पण। तो गोली दर्पण की परिभाषा एग्जाम में पूछता भी है। तो देखिए गोली दर्पण किसे कहते हैं, तो गोली दर्पण किसे कहते हैं, यदि किसी कांच के खोखले गोले को हम काट के उसके एक सतह पर पालिश कर देते हैं, दूसरे सतह को चमकदार बना देते हैं, तो होता है गोली दर्पण। तो यहाँ लिखा गया है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक सतह पर चांदी अथवा पारे का पालिश करके उस पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दे और दूसरे तल को परावर्तक तल बना दे, उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। और गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का है, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो यह दो प्रकार का होता है, आप याद रखिएगा।
तो फिर समझते हैं गोली दर्पण के बारे में अच्छे से। तो गोली दर्पण किसे कहते हैं? किसी कांच के खोखले गोले कटा हुआ वह भाग जिसके एक सतह पर चांदी अथवा पारे का पालिश करके उस पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दे और दूसरे सतह पर परावर्तक तल बना दे, उसे गोली दर्पण कहते हैं। और गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। पहला अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वह गोली दर्पण जिसके उभरे तल पर चांदी अथवा पारे का पालिश करके उस पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दे और दबे तल को परावर्तक तल बना दे, उस दर्पण को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वह गोली दर्पण जिसके दबे तल पर चांदी अथवा पारे का पालिश करके उस पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दे और उभरे तल को परावर्तक तल बना दे, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। लिख लीजिए इसको। गोली दर्पण पढ़ लिए आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण संबंधित परिभाषाएं। तो गोली दर्पण संबंधित परिभाषाएं हेडिंग कर लीजिए आप लोग, गोली दर्पण संबंधित परिभाषाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन परिभाषाओं को अच्छे से स्पष्ट रूप से समझिएगा। जिसमें गोली दर्पण संबंधित परिभाषाओं में जो चीजें पढ़ना है उसको ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला पढ़ना है आपको ध्रुव, दूसरा पढ़ना है आपको वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, और तीसरा आपको पढ़ना है वक्रता त्रिज्या, और चौथा हो जाता है आपका वक्रता त्रिज्या। फिर उसके बाद आता है आपका मुख्य अक्ष, और पांचवा हो जाता है आपका मुख्य अक्ष के बाद आता है आपका फोकस, छठा हो जाता है आपका फोकस तल, या फोकस दूरी मान लीजिए, फोकस दूरी, और सातवां है आपका फोकस तल, और आठवां आपका हो जाता है अभिलंब, और नौवां है आपका अभिलंब। उसके बाद द्वारक, और 10वां हो जाता है आपका संयुग्मी फोकस, तो टोटल इसमें 10 हेडिंग पढ़ने हैं, 10 टॉपिक्स। तो 10 टॉपिक्स को हम लोग समझते हैं क्या है। पहला है ध्रुव, पहला में इसमें पढ़ना है पहला ध्रुव, ध्यान समझिएगा ध्रुव किसे कहते हैं। तो मान लीजिए ये अवतल दर्पण है इस प्रकार से, और ये आपका है उत्तल दर्पण, ठीक है, लिख लेते हैं। ये है अवतल दर्पण और ये है आपका उत्तल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। तो ध्रुव किसे कहते हैं? देखिए ये जो दर्पण का जो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, इसका एक मिडिल पॉइंट होता है, बीच वाला भाग, इसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुव। इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक तल। क्या बोलते हैं इसको? ये जो चमकदार सतह है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक तल, और परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम लोग बोलते हैं ध्रुव, और इसका मध्य बिंदु इधर है, इसका ध्रुव ये है। तो ध्रुव किसे कहते हैं समझ में आया होगा। तो ध्रुव जो होता है परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है। तो लिख लेते हैं ध्रुव की परिभाषा। ध्रुव किसे कहते हैं? तो गोली या परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है, और इसे हम लोग P से डिनोटेट करते हैं, ठीक है। तो इसे किसे प्राय P से दर्शाते हैं, कहीं O से भी दर्शाते हैं। अब देखिए दूसरा जो परिभाषा है वो हो जाता है हमारा वक्रता केंद्र, ये सारे परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे समझिएगा। ध्रुव गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दूसरा है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? देखिए गोली दर्पण जो होता है किसी न किसी कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है। देखिए जैसे ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये एक अवतल दर्पण है। अब इसकी वक्रता केंद्र की बात की जाए
तो ये जो होता है, अगर हम इसको पूर्ण रूप से गोला बनाए, ठीक है, तो ये इस प्रकार से गोले के रूप में गोले को काट कर बनाया गया है, ठीक है। किसी न किसी कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया इस प्रकार से। तो इस कांच के खोखले गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा। मान लीजिए इसका केंद्र यहाँ पर है, ठीक है, ये केंद्र है। तो ये जो केंद्र है इसी को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो ये गोली दर्पण जिस भी कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया है उसके केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? गोली दर्पण का वक्रता केंद्र। तो गोली दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया है उसके केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे आप लिख लीजिए। तो गोली दर्पण वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया उसके केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र। तो ये जो है सी वक्रता केंद्र है, ठीक है। ये क्या है? वक्रता केंद्र है आपका, ये है वक्रता केंद्र। और इसका जो मिडिल पॉइंट है उसको बोलते हैं हम लोग ध्रुव। दो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसे उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र किधर होगा? इसकी वक्रता केंद्र बाएं तरफ होती है, ठीक है। और उत्तल दर्पण की जो वक्रता केंद्र होती है वो किस तरफ होता है? दाएं तरफ होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो गोला है वो पूर्ण गोला इधर को पूरा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो वक्रता केंद्र होता है वो इस साइड होता है। तो समझ में आया होगा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो वक्रता केंद्र के बाद हम लोग पढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? देखिए, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। मान लीजिए एक गोली दर्पण है, ठीक है, ये गोली दर्पण है। ये गोली दर्पण में अवतल दर्पण है, ठीक है। इसका एक ध्रुव है और इसकी वक्रता केंद्र मान लेते हैं यहाँ पर सी है। जो इसके बीच की जो दूरी होती है इसी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और इसे जो है कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे। तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसमें भी देख सकते हैं आप, अवतल दर्पण में ये तो हो गया। उत्तल दर्पण में क्या होगा? उत्तल दर्पण का मान लीजिए ध्रुव यहाँ पर है और वक्रता केंद्र इधर होती है और इसके बीच की जो दूरी होती है इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव रहेगा यहाँ पे। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद जो हेडिंग आता है वो आता है मुख्य अक्ष, ठीक है। तो मुख्य अक्ष देखते हैं हम लोग, ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाता है। और आपका जो चौथा पॉइंट है वो होता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष, देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है? गोली दर्पण मान लीजिए ये है, ये अवतल दर्पण है इस प्रकार से, ठीक है, ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का मान लीजिए ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है। तो इससे जो रेखा होकर जाती है इसी को बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं मुख्य अक्ष में, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें जो मुख्य अक्ष है ये है और ये आपका जो है ये जो रेखा है, ये जो स्ट्रेट लाइन गई है इसको बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। इसमें देखिए और तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष किधर होगा? ये आपका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है मान लीजिए और ये वक्रता केंद्र है, तो ये हो जाता है आपका मुख्य अक्ष। ये जो पूरी रेखा है ये मुख्य अक्ष है और इसके बीच की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ये क्या है? ध्रुव है और ये क्या है? वक्रता केंद्र है। इसके बाद आपका जो हेडिंग आता है वो आता है फोकस। इसे लिख लीजिए मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मान लीजिए अवतल दर्पण है इस प्रकार से, ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का ये क्या है? मुख्य अक्ष है। मान लीजिए पी है और ये सी है, ठीक है, इसको बराबर ये पी है और सी है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी किरण आती हैं इस दर्पण पड़ेंगे
तो वो क्या होता है, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात झुकती हैं। जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है अवतल दर्पण में, वो क्या होता है, झुकती है। तो ये नीचे की ओर झुकती है, मान लीजिए इस प्रकार से झुक गई। अब नीचे से जो भी किरणें आती है वो ऊपर की ओर उठती हैं, तो इस प्रकार से उठ के ऊपर जाती है। तो ये जो होता है ये परावर्तन के पश्चात एक स्थान पर मिलता है, और जहाँ भी ये मिलता है इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। ऐसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरणें अवतल दर्पण में पड़ता है वो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से होकर गुजरता है, जिस बिंदु को हम लोग बोलते हैं फोकस। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, देखिए उत्तल दर्पण में क्या होगा, इस प्रकार से मान लीजिए उत्तल दर्पण है, इधर उत्तल दर्पण में इससे पालिश की होती है, और किरण जो भी हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है, मान लीजिए ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ये पी है, और ये मान लीजिए आपका इधर सी है। अब कोई किरण मान लीजिए इसमें मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से आ रहा है, तो इसमें जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है वो ऊपर की ओर से उठती हैं इस प्रकार से, और जो नीचे से आती हैं वो इस प्रकार से नीचे की ओर झुकती हैं। अब दोनों किरणों को अगर हम पीछे मिलाते हैं, जो भी परावर्तित किरण, देखिए परावर्तित किरण ए है, परावर्तित किरण ए है, तो दोनों परावर्तित किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार बढ़ाते हैं तो ये एक स्थान पर मिलता है, इसी स्थान को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो इसमें जो फोकस होता है, इसका जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है, और इसका फोकस क्या होता है, आभासी। वास्तव में इसमें प्रकाश किरणें मिलती नहीं है, बल्कि मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो फोकस किसे कहेंगे, तो फोकस कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, देखिए ये भी गोली दर्पण है, ये भी गोली दर्पण है, तो आप गोली दर्पण कहिए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। अब चाहो तो अलग अलग परिभाषा भी दे सकते हैं, चाहे तो आप अलग इसमें फोकस लिखिए, एक अवतल दर्पण का फोकस, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण का फोकस, एक उत्तल दर्पण का फोकस। अवतल दर्पण का फोकस किसे कहेंगे, इसमें अवतल दर्पण का शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यदि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण का फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है उसे हम उत्तल दर्पण का फोकस करते हैं। या दोनों आप एक में बोल सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो लिख लीजिए इसकी परिभाषा। देखिए सारा परिभाषा दिखाने का उद्देश्य है कि आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएंगे और याद करेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो अच्छे से इसको अच्छे से समझिएगा। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अवतल दर्पण में अथवा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, उसे हम गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी, तो गोली दर्पण में ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, और इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है इसे हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे हम बोलेंगे फोकस दूरी, और इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला जो हेडिंग है आपका फोकस तल। फोकस तल, फोकस तल, फोकस तल किसे कहेंगे, देखिए मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण इस प्रकार से, इसका ये ध्रुव है और इधर वक्ता केंद्र है और बीच में होता है फोकस। तो इस फोकस से जो तल होकर जाता है इसी को बोलते हैं हम लोग फोकस तल। क्या बोलते हैं, फोकस तल। तो फोकस तल किससे कहते हैं, देखिए ये मुख्य अक्ष है, तो ये मुख्य अक्ष के लंबवत है, मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से होकर जाने वाले तल को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस तल। तो आप इसे बोल सकते हैं ये क्या है आपका फोकस तल। क्या है ये, फोकस तल है। तो फोकस तल किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के विलंबवत फोकस से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसमें फोकस तल की परिभाषा में। उसके बाद आता है अभिलंब। तो अभिलंब को भी हम समझ लेते हैं। अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब किसे कहते हैं, देखिए
मान लीजिए इसमें फोकस तल समझ में आया। अब उत्तल दर्पण में भी फोकस तल देख सकते हैं। फोकस तल इधर होता है, ये ध्रुव है, और इधर यफ है, और इससे जो तल होकर गुजरता है इसको बोलते हैं हम लोग फोकस तल। अभिलंब क्या होता है, देखिए वक्रता केंद्र, ये गोली दर्पण है, इस दर्पण को बोलेंगे अवतल दर्पण। तो गोली दर्पण के ये ध्रुव हो गया, और मान लीजिए इधर सी है, तो वक्रता केंद्र पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। गोली दर्पण के किसी भी बिंदु पर, गोली दर्पण के किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। देखिए मुख्य अक्ष भी एक प्रकार का अभिलंब ही है। तो गोली दर्पण का अभिलंब किसे कहेंगे, गोली दर्पण के किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। तो आप लिख सकते हैं, तो गोली दर्पण के किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। और उसके बाद आता है द्वारक। क्या आता है, द्वारक। द्वारक, तो द्वारक किसे कहते हैं, देखिए गोली दर्पण का जो व्यास होता है उसी को हम लोग कहते हैं गोली दर्पण का द्वारक। तो आप लिख सकते हैं गोली दर्पण व्यास को गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसे एक तरीके से और समझ सकते हैं आप, चित्र के माध्यम से आपको समझा देते हैं। ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का जो ये पूरी भाग होता है परावर्तक तल का, इसी को हम लोग बोलते हैं द्वारक। ये पूरा क्या कहलाता है, ये द्वारक। मान लीजिए M1 M2 एक अवतल दर्पण ये P है, तो M1 P M2 क्या है, द्वारक। ठीक है, तो द्वारक समझ में आया। अब इसके बाद आता है एक लास्ट और महत्वपूर्ण हेडिंग, संयुग्मी फोकस। देखिए संयुग्मी फोकस जो होता है वो केवल और केवल अवतल दर्पण में ही संभव हो पाता है। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब वहाँ पर बन सकता है जहाँ पे वस्तु रखी होती है। यानी अगर हम किसी वस्तु को ऐसे स्थान पे, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को जहाँ पे रखते हैं, उस वस्तु का जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, पुनः वस्तु को उस स्थान पे जहाँ प्रतिबिंब बनता है वहाँ पे रखने पर यदि वस्तु का प्रतिबिंब पुनः जहाँ पे वस्तु रखी है वहाँ पे बनने लगे, तो वो दोनों बिंदुएं एक दूसरे क्या कहलाते हैं, संयुग्मी। तो संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण संभव हो पाता है। तो संयुग्मी फोकस की परिभाषा लिख सकते हैं आप, संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस समझ गए होंगे आप। मान लीजिए एक चीज आपको बताए थे, बस ऐसे ही समझिए कि एक वस्तु यहाँ पर है, मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब रखते हैं तो ये यहाँ पर दिखाई देता है। फर्स्ट स्टेज में रखते हैं आप, यहाँ पे रखते हैं तो वस्तु यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है, यहाँ पे दिखाई देती है। क्या करती है, दिखाई देती है। यहाँ पे वस्तु क्या करती है, आपको दिखाई देती है। अब मान लीजिए वस्तु को उठा करके यहाँ पे रखा जाए, वस्तु को उठा करके यहाँ पे रखा जाए, तो अगर वस्तु को उठा करके आप यहाँ पे रखते हो, ठीक है, मान लीजिए अब वस्तु को उठा करके हम, ये प्रथम स्थिति था, मान लीजिए वहीं पर है, अब वस्तु को यहाँ पे रखा जाए, यहाँ पे वस्तु हो जाए, ये वस्तु है आपका, ठीक है। अब वस्तु यहाँ पे हो जाए तो उसका प्रतिबिंब जहाँ पे वस्तु रखी थी, ये देखिए यहाँ पे रखी है वस्तु ना, इसके सीध में यहाँ पे, अगर वस्तु का प्रतिबिंब वहाँ पे बनने लगे जहाँ पे वस्तु रखी है, तो ये जो दोनों बिंदुएं हैं एक दूसरे क्या कहलाते हैं, संयुग्मी फोकस। तो संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, या केवल और केवल अवतल दर्पण संभव होता है। देखिए अगर हम कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पे समझते हैं एक अवतल दर्पण इस प्रकार से, ठीक है, तो अवतल दर्पण में एक ऐसा स्थिति होता है जहाँ पे मान लीजिए, अगर मान लीजिए हम कोई स्थान है, ठीक है, यहाँ पे वस्तु अगर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है, मेरी बात ध्यान समझिएगा, ठीक है, इस प्रकार से ये वस्तु रखी है, मान लीजिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा है, जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में इस यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो अब ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब कोई वस्तु यहाँ पे है, ए बी एक वस्तु है, ठीक है, और सी डी इतना ही कर सकते हैं हम लोग, ए डैश बी डैश मान लीजिए, या ए डैश बी डैश है, ये प्रतिबिंब है इसका, ये मान लीजिए ध्रुव है। एक वस्तु ए बी है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। अब जिस स्थान पे प्रतिबिंब बनता है, वस्तु को पुनः उस स्थान पर अगर रखें, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब थोड़ा बनाया जाए, ये तो अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखी हो, ठीक है,
यहाँ पे, तो ये मुख्य के समांतर जाएंगे, ये कहाँ से होकर जाता है, फोकस से होकर जाता है। ठीक है, दूसरा किरण अगर फोकस से होकर जाती है तो ये इस प्रकार से मिलती है, ये पीछे मिलती है। तो ये अब सी है मान लीजिए, और ये क्या है आपका, ये आपका। तो वस्तु का प्रतिबिंब देखिए कहाँ बना, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में। तो ये जो दोनों बिंदुएं हैं, ये अब मान लीजिए यहाँ पे वस्तु रखी है ए डैश ए बी, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यहाँ बनता है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे वस्तु रखी है, यहाँ पे वस्तु रखा था तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, पुनः वस्तु को यहाँ पे रखा गया तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है। तो ये दोनों बिंदु एक दूसरे क्या कहलाते हैं, संयुग्मी फोकस। तो संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, अवतल दर्पण पर स्थित वे दो बिंदुएं, अवतल दर्पण पर स्थित वे दो बिंदुएं जिसके एक बिंदु पर, जिसमें एक बिंदु पर वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब जहाँ दूसरे बिंदु पर बने, एक बिंदु पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने, और पुनः वस्तु को अगर हम दूसरे बिंदु पर रखें तो उसका प्रतिबिंब पहले बिंदु पे बनने लगे, तो ये दोनों बिंदु एक दूसरे का क्या कहलाता है, संयुग्मी फोकस कहलाता है। तो आगे हम इस अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।